हेलो ड्रीमर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब जिंदा होंगे। आज हम सीखेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स सीखने से पहले मैं आपको कुछ बातों से अवेयर कराना चाहता हूँ। जैसे कि पाकिस्तान में कराची के पास एक गांव है करोचिनी नाम से, और उस गांव में जो लोग रहते हैं वो आज भी नहाने से डरते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। करोचिनी में जो लोग रहते हैं वो आज भी नहाने से डरते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि करोचिनी के जो लोग हैं वो आज भी नहाने से डरते हैं। वो इसलिए क्योंकि वहाँ के लोग जब भी जिम जाने के बाद नहाने जाते थे तो वो उस समय लक्स साबुन यूज़ करते थे, और उसे यूज़ करने की वजह से उनके बॉडी से खून बहना शुरू हो जाता था, और उसी की वजह से वहाँ के लोग नहाने से डरते हैं। आप इस इमेज को देख सकते हो। ये जो सी आपको नज़र आ रही है रेड कलर की, तो वो उन्हीं के खून की वजह से यहाँ पर ये रेड सी बनी हुई है। जिसमें हमने देखा कि करोचिनी के जो लोग होते थे वो जिम जाने के बाद वो नहाने जाते थे तो उस समय वो लक्स साबुन यूज़ करते थे, और उसे यूज़ करने की वजह से उनके शरीर से खून बहना शुरू हो जाता था। तो इसी की वजह से यहाँ पर ये रेड सी बनी हुई है। तो इसलिए मैं आपको यही बात अवेयर कराना चाहता था कि अगर आप भी अपने बाथरूम में लक्स साबुन यूज़ कर रहे हो तो इसके बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए। शायद हो सकता है कि इसे यूज़ करने के बाद आपकी भी बॉडी से खून बहना शुरू हो जाए। फिर अब ज़रा हम डायनोफ्लैजिलेट्स जो है उसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स है उनके बारे में ये पहला पॉइंट क्या कह रहा है। दीज आर मोस्टली मराइन, दे आर मोटाइल इन नेचर एंड बाइफ्लैजिलेट। तो ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो मोस्टली मराइन होते हैं, और इनमें फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है। जो कि आप देख सकते हो कि इनमें जो डायनोफ्लैजिलेट्स है वो इस नाम में ही आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता लग रहा है। डायनोफ्लैजिलेट्स मतलब इनके पास दो फ्लैजिला प्रेजेंट है। फिर उसी तरह से आप इस इमेज में भी देख सकते हो कि इनके पास दो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, तो इसलिए उन्हें डायनोफ्लैजिलेट्स कहा जाता है। और फिर इन्हें हेट्रोगॉन भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो दो फ्लैजिला होते हैं वो दोनों डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए उन्हें हेट्रोगॉन भी कहते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि डायनोफ्लैजिलेट्स के पास दो फ्लैजिला होते हैं और वो हेट्रोगॉन्ड होते हैं, मतलब दोनों डिफरेंट होते हैं। फिर अब जरा हम नेक्स्ट पॉइंट को भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है। दे हैव क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा एंड अल्फा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। तो ये बात भी आप ध्यान में रखें कि डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं उनके पास कौन से पिगमेंट्स होते हैं। उनके पास क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल सी होता है, बीटा एंड अल्फा कैरोटीन होता है, और ज़ैंथोफिल होता है। जैसे कि हमने देखा था कि क्रिसोफाइट्स में वहाँ पर सिर्फ अल्फा कैरोटीन प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर अल्फा और बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। और वहाँ पर हमने देखा था कि वहाँ पर भी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है। अब ज़रा हम नेक्स्ट पॉइंट को भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो थीका इज अ रिजिड कोट प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी। इट हैज स्कल्पचर्ड प्लेट्स ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। ड्यू टू दिस फीचर दे आर कॉल्ड आर्मर्ड डायनोफ्लैजिलेट्स। तो ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इनकी जो आउटर कवरिंग होती है, जो रिजिड कोट होता है, उसे थीका कहा जाता है। और उसी तरह से आप इस इमेज में देख सकते हो कि इनके ऊपर स्कल्पचर्ड प्लेट्स होते हैं जो कि सेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई होती है। आप देख सकते हो कि ये जो प्लेट्स बनी हुई होती है इन पर जो स्टिप प्लेट्स होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई होती है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इन्होंने कोई आर्मर पहना है, तो इसी की वजह से इन्हें आर्मर्ड डायनोफ्लैजिलेट्स भी कहा जाता है। तो अब आपको ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इनके बारे में ये फीचर अच्छे से पता होना चाहिए कि इनके पास ये स्टिप प्लेट्स होती हैं जो कि सेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई होती है, और इसी प्लेट्स की वजह से ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई आर्मर पहना है, तो इसलिए उन्हें आर्मर्ड डायनोफ्लैजिलेट्स कहा जाता है। फिर अब ज़रा हम नेक्स्ट पॉइंट को भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इन देयर थीका दे हैव टू ग्रुप्स,
वन इज सल्कस एंड अदर इज सिंगुलम। तो आप इस इमेज में देख सकते हो कि ये जो डायनोफ्लाइजिट्स होते हैं इनके पास दो ग्रूव्स होते हैं। दो ग्रूव्स मतलब आप देख सकते हो कि इनके पास दो गड्ढे होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि एक हॉरिजॉन्टल गड्ढा होता है और एक वर्टिकल गड्ढा होता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल गड्ढा होता है उसे सिंगुलम कहा जाता है, और उसी तरह से आप देख सकते हो कि जो वर्टिकल गड्ढा होता है उसे सल्कस कहा जाता है। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि डायनोफ्लैजिलेट्स के पास दो फ्यूरोस होते हैं, मतलब दो ग्रूव्स होते हैं, और उसी तरह से जो हॉरिजॉन्टल गड्ढा होता है उसे सिंगुलम कहा जाता है। वर्टिकल गड्ढा होता है, जो वर्टिकल ग्रूव होता है उसे सल्कस कहा जाता है। फिर अब जरा हम नेक्स्ट पॉइंट को भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो देयर फ्लैजिला पास आउट फ्रॉम द पोर्स ऑफ थीका एंड लाई इन द ग्रूव्स। Both of their flagella are present at right angles to each other. Due to this they are called whirling whips. तो इस इमेज में आप देख सकते हो कि ये जो फ्लैजिला होते हैं वो इसी ग्रूव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो सिंगुलम में जो फ्लैजिला होता है वो ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है, और उसी तरह से आप देख सकते हो कि एक फ्लैजिला सल्कस में भी होता है तो वो लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजिला होता है। तो ये जो फ्लैजिला होते हैं वो इसी ग्रूव के अंदर मौजूद होते हैं, मतलब इसी गड्ढे के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। फिर उसी तरह से आप इस इमेज में ये भी देख सकते हो कि जो फ्लैजिला होते हैं वो दोनों फ्लैजिला एक दूसरे के राइट एंगल पर प्रेजेंट होते हैं। फिर उसी तरह से जब इनका मूवमेंट होता है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इसी मूवमेंट को विडलिम विब्स भी कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि डायनोफ्लैजिलेट्स के पास दो फ्लैजिला होते हैं, और जिसकी वजह से इनका जो मूवमेंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और इसी मूवमेंट की वजह से इन्हें विडलिंग विब्स कहा जाता है। तो अब जरा हम नेक्स्ट पॉइंट को भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है। सम डायनोफ्लैजिलेट्स पोजेस ट्राइकोसिस्ट एंड निडोब्लास्ट दैट हेल्प्स इन डिफेंस एंड ऑफेंस। तो ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इनके पास ट्राइकोसिस्ट और निडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कि इन्हें डिफेंस और ऑफेंस में मदद करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राइकोसिस्ट जो होता है वो किस तरह से डिफेंस में मदद करते हैं उसे हम इस इमेज से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ट्राइकोसिस्ट होते हैं वो सेल के मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होते हैं, और उसी तरह से ये जो ट्राइकोसिस्ट होते हैं वो आप देख सकते हो कि ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्ट्राई कहा जाता है, और यही स्ट्राई जो होता है वो सेल के मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होते हैं, और फिर इनके ऊपर ये कैप भी लगी हुई होती है। और जैसे ही इन्हें कोई खतरा महसूस होता है तो ये जो कैप होती है वहाँ से ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है स्ट्राई होता है वो बाहर निकल के आता है, और फिर उस कंडीशन से इन्हें डिफेंस में मदद करते हैं। तो ये जो ट्राइकोसिस्ट होते हैं ये डायनोफ्लैजिलेट्स को डिफेंस में मदद करते हैं, जिसमें हमने देखा कि ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है जिससे उन्हें खतरा महसूस होता है तो ये स्ट्राई बाहर निकल कर आ जाता है, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो। अब जरा हम निडोब्लास्ट जो होते हैं वो किस तरह से ऑफेंस में मदद करते हैं तो उसे हम इस इमेज से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये जो निडोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो भी मेम्ब्रेन के पास ही प्रेजेंट होते हैं, और उसी तरह से इनके ऊपर भी ओपरकुलम लगा हुआ होता है, जैसे कि हमने देखा कि ट्राइकोसिस में भी कैप लगी हुई होती है बाहर की तरफ, तो उसी तरह से यहाँ पर भी ओपरकुलम होता है। और फिर जैसे यहाँ पर भी इन्हें कोई किसी ऑर्गेनिज्म पर मतलब किसी प्रे पर अटैक करना होता है तो उस समय ये जो निडोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और फिर वहाँ से आप देख सकते हो कि जो कैप होती है ओपरकुलम होता है वहाँ से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो बाहर निकल के आता है और वो उस ऑर्गेनिज्म पर अटैक कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से ट्राइकोसिस और निडोब्लास्ट जो होते हैं वो डिफेंस और ऑफेंस में मदद करते हैं। तो अब आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से ये ट्राइकोसिस और निडोब्लास्ट जो होते हैं वो डिफेंस और ऑफेंस में मदद करते हैं। फिर अब जरा हम नेक्स्ट पॉइंट को भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दे हैव नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल कॉल्ड पसल विच हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड फ्लोटेशन। तो ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इनके पास नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, मतलब जो वैक्यूल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, मतलब उसकी साइज जो है वो कम नहीं कर पाता, तो इसलिए ये जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है उसे पसल कहा जाता है। और ये जो पसल होता है वो ऑस्मोरेगुलेशन और फ्लोटेशन में मदद करता है। मतलब आपको पता होगा कि ऑस्मोरेगुलेशन मतलब क्या होता है कि वो एक प्रोसेस होती है जहाँ पर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन किया जाता है। तो ये जो
तो उसी तरह से ये जो पसल होते हैं वो ऑस्मोरेगुलेशन में मदद करते हैं, और उसी तरह से ये जो पसल होते हैं वो फ्लोटेशन में भी मदद करते हैं। मतलब ये जो पसल होते हैं इनके पास गैस भी प्रेजेंट होती है और इसकी वजह से ये बायंसी प्रोवाइड कराते हैं, और फिर उसी की वजह से ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो फ्लोट भी कर पाते हैं। तो अब आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि पसल जो होते हैं वो ऑस्मोरेगुलेशन और फ्लोटेशन में मदद करते हैं। फिर अब ज़रा हम नेक्स्ट पॉइंट को भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, मेसोकैरियन इज न्यूक्लियस विथ कंडेंस क्रोमोसोम, न्यूक्लियस इज लार्जर इन साइज, डू नॉट हैव हिस्टोन। तो ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इनके पास मेसोकैरियन होता है। तो मेसोकैरियन क्या होता है पहले हम उसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेसोकैरियन है वो दो वर्ड से बना हुआ है, एक है मिसो और एक है कैरियन। तो मिसो मतलब क्या होता है, मिसो जो वर्ड होता है वो हम मिडल के लिए यूज़ करते हैं। मिसो जो होता है वो हम मिडल या फिर सेंटर के लिए यूज़ करते हैं। और उसी तरह से ये जो कैरियन वर्ड होता है वो हम न्यूक्लियस के लिए भी यूज़ करते हैं। तो अब आपको ये जो मिसो कैरियन है इसके बारे में अब अच्छे से पता लग चुका है कि मिसो जो वर्ड होता है वो हम मिडल या फिर सेंटर के लिए यूज़ करते हैं, और कैरियन जो वर्ड होता है वो हम न्यूक्लियस के लिए यूज़ करते हैं। तो आप इस इमेज में देख सकते हो कि ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इनके पास जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इसे मेसोकैरियन कहा जाता है। और उसी तरह से यहाँ पर आप ये भी चीज़ ध्यान में रखिए कि ये जो मेसोकैरियन होता है इसके पास जो क्रोमोसोम होता है वो कंडेंस होता है। और आप ये भी चीज़ नोटिस कर सकते हो कि ये जो न्यूक्लियस है जो मेसोकैरियन है वो काफ़ी लार्जर इन साइज आपको नज़र आ रहा है, वो काफ़ी बड़ा आपको नज़र आ रहा है। तो वो इसलिए बड़ा है साइज में क्योंकि इसके पास हिस्टोन प्रोटीन जो है वो एब्सेंट है। जैसे कि हमने देखा है कि हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो डीएनए के फोल्डिंग में मदद करते हैं, जिसकी वजह से डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। लेकिन इनके पास हिस्टोन प्रोटीन जो है वो एब्सेंट होने की वजह से इनके अंदर का जो डीएनए होता है वो फैला हुआ होता है, और इसी की वजह से इनका जो न्यूक्लियस होता है वो साइज में बड़ा होता है। तो अब आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा जिसमें मेसोकैरियन मतलब क्या होता है। हमने देखा कि न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो इसलिए वो मेसोकैरियन होता है, इसलिए उसे मेसोकैरियन कहा जाता है। और क्रोमोसोम जो होते हैं वो कंडेंस होते हैं, और फिर हमने ये भी देखा कि इनका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्जर इन साइज होता है और इनके पास कोई हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता। फिर अब ज़रा हम नेक्स्ट पॉइंट को भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, मरीन डायनोफ्लैजिलेट्स शो बायोल्यूमिनेसेंस दैट इज इमिट लाइट, एग्जाम्पल नॉक्टिलुका, पायरोडिनियम, पायरोसिस्टिस। तो ये जो मरीन डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इनके पास बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये लाइट इमिट करते हैं। तो आप इस वीडियो में भी देख सकते हो कि सी के पास जो चमकते हुए ऑर्गेनिजम्स हमें नज़र आते हैं तो वो यही डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि सी के पास जो ये बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यही डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं। तो यहाँ पर आप ये बात भी नोट कर लें कि ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं जिनके पास ये बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है तो वो इसलिए लाइट इमिट कर पाते हैं क्योंकि उनके पास ये लुसिफेरिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखें कि ये जो बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये जो लुसिफेरिन नाम का जो प्रोटीन होता है ये प्रेजेंट होता है, और फिर उसी की वजह से ये लाइट इमिट कर पाते हैं। फिर आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं जो ये प्रॉपर्टी शो कर पाते हैं तो उनके एग्जांपल्स कौन से हैं, नॉक्टिलुका। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नॉक्टिलुका है, तो क्या हम नॉक्टिलुका को नाक और टिल्ट ले सकते हैं?
क्या हम नॉक्टिलुका से नाक और टिल्ट ले सकते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई मिल गया का जो जादू था वो भी अंधेरे में चमकता था। वो क्यों चमकता था? क्योंकि उसका नाक जो था वो भी आगे की तरफ टिल्ट था, मतलब आगे की तरफ मुड़ा हुआ था, और उसी की वजह से कोई मिल गया का जादू भी अंधेरे में चमकता था। तो उसी से हमने नाक टिल्ट से यहाँ पर क्या ले लिया है, नॉक्टिलुका से भी हमने नाक टिल्ट ले लिया है। तब आपको ये बेहतर तरीके से डॉट्स कनेक्ट करते आ रहे होंगे, जिसमें हमने देखा कि कोई मिल गया का जादू का भी जो नाक था वो टिल्ट था, उसी की वजह से वो चमकता था, तो इसलिए हमने वो नाक टिल्ट यहाँ पर ले लिया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, नॉक्टिलुका से नाक टिल्ट ले लिया है। तो अब आप ये बात ध्यान में रखें कि नॉक्टिलुका जो होते हैं उसके पास ये बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, मतलब ये भी अंधेरे में चमकता है। फिर उसी तरह से आप इसका नेक्स्ट एग्जांपल भी देख सकते हो कि पायरोडिनियम और पायरोसिस्टिस जो होते हैं ये भी बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो कर पाते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पायरो जो वर्ड होता है ये आपको पता होगा कि वो फायर के लिए यूज़ करते हैं, तो इसलिए पायरोडिनियम और पायरोसिस्टिस जो होते हैं उनके पास ये बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी भी होती है। फिर अब ज़रा हम नेक्स्ट पॉइंट को भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है, जिम्नोडियम गोनेलुक्स कॉजेज रेड टाइड ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो जिम्नोडियम गोनेलुक्स जो है वो भी डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं जो कि रेड टाइड कॉज करते हैं। और वो किसकी वजह से रेड टाइड हमें नजर आती है, जब इनका रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसकी वजह से ये रेड टाइड कॉज करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात रिलेट करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि करोचीनी के जो लोग थे वो आज भी नहाने से डरते हैं। वो क्यों डरते हैं? क्योंकि हमने देखा था कि वहाँ के लोग जिम जाने के बाद जब भी वो नहाने जाते थे बाथरूम में तो उस समय वो लक्स साबुन यूज़ करते थे, और उसे यूज़ करने की वजह से उनके बॉडी से खून बहना शुरू हो जाता था। तो वो उसी की वजह से हमने देखा था कि वहाँ के लोग नहाने से डरते हैं। फिर उसी तरह से यहाँ पर भी क्या हम वही चीज़ रिलेट कराने की कोशिश कर सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जिम्नोडियम है, तो क्या हम यहाँ पर जिम से जिम्नोडियम ले सकते हैं? और फिर उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो गोनियोलक्स है, तो क्या हम गोनियोलक्स में गाँव में लक्स ले सकते हैं? तो अब यहाँ पर आप बेहतर तरीके से डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जिम से जिम्नोडियम लिया है, और गाँव में लक्स मतलब यहाँ पर गोनेलक्स से हमने गाँव में लक्स ले लिया है। तो अब यहाँ पर बेहतर तरीके से आपको ये डॉट्स भी अच्छी तरह से कनेक्ट करते आ रहे होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जिम्नोडियम और गोनेलक्स जो है ये रेड टाइड कॉज करते हैं। और फिर जब ये रेड टाइड कॉज करते हैं तो वो हमें रेड क्यों नज़र आती है? क्योंकि यहाँ पर जो ये जिम्नोडियम और गोनेलक्स डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनके पास कैरोटीनेड पिगमेंट मौजूद होता है, और इसी की वजह से हमें यहाँ पर रेड टाइड नजर आती है। और फिर हमने ये भी पढ़ा था जब हम साइनोबैक्टीरिया पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने देखा था कि वहाँ पर जो रेड सी कॉज होती है वो किसकी वजह से होती है। तो वहाँ पर हमने देखा था कि वहाँ पर ट्राइकोडिस्मियम एरिथ्रियम की वजह से हमें रेड सी नजर आती है, और वो जो ट्राइकोडिस्मियम एरिथ्रियम था वो साइनोबैक्टीरिया था। लेकिन यहाँ पर आप ये बात ध्यान में रखें कि यहाँ पर जो ये रेड टाइड कॉज करते हैं वो डायनोफ्लैजिलेट्स द्वारा रेड टाइड कॉज किया जाता है। और वो डायनोफ्लैजिलेट्स कौन से है? हमने देखा है जिम्नोडियम और गोनेलक्स होते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस है ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि रेड सी जो होती है वो ट्राइकोडिस्मियम एरिथ्रियम द्वारा कॉज की जाती है, और यहाँ पर जो ये रेड टाइड होता है वो जिम्नोडियम और गोनेलक्स द्वारा कॉज किया जाता है। फिर उसी तरह से यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो जिम्नोडियम और गोनेलक्स जो है डायनोफ्लैजिलेट्स, तो जब ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है इनका तो उस समय ये टॉक्सिक सब्सटेंस भी रिलीज करते हैं। तो वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वो सेक्सी टॉक्सिन होता है। तो ये बात भी आप नोट कर ले कि ये जो सेक्सी टॉक्सिन होता है वो इन्हीं डायनोफ्लैजिलेट्स द्वारा रिलीज किया जाता है। जब इनका रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है तो उस समय ये सेक्सी टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि जब ये सेक्सी टॉक्सिन रिलीज करते हैं तो इसकी वजह से मरीन में जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, जो फिशेस होते हैं वो डेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेक्सी टॉक्सिन होता है वो नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करता है, और उसी की वजह से जो मरीन में फिशेस होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर आप ये बात भी ध्यान में रखें कि ये जो जिम्नोडियम और गोनेलक्स डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो पॉइजनस डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं। तो अब आपको
ये जो एग्जाम्पल है ये भी अच्छे से पता होना चाहिए कि जिम्नोडियम और गोनेलोग जो है ये पॉइजनस डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं। फिर अब जरा हम नेक्स्ट पॉइंट को भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, marine shellfish consume dinoflagellates and accumulate the poison which is not harmful to the shellfish but upon being consumed causes a severe illness in a man called paralytic shellfish poisoning। तो जैसे कि हमने देखा कि जिम्नोडियम और गोनेलोग जो है ये पॉइजनस डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं और फिर उसकी वजह से ये क्या करते हैं कि ये टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं और वो टॉक्सिक सब्सटेंस कौन सा होता है, हमने देखा वो सेक्सीटॉक्सिन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो शेलफिश होते हैं, शेलफिश मतलब लॉबस्टर, क्रैब, ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब यही ऑर्गेनिजम्स इन पॉइजनस डायनोफ्लैजिलेट्स को कंज्यूम कर लेते हैं तो इसकी वजह से उन पर कोई असर हो नहीं पाता, क्योंकि ये जो सेक्सीटॉक्सिन होता है तो ये उनके शेल में डिपॉजिट कर देते हैं और उसकी वजह से इन शेलफिश पर इन डायनोफ्लैजिलेट्स का कोई असर नहीं हो पाता। लेकिन इन्हीं शेलफिश को अगर इंसान उन्हें कंज्यूम कर लेता है, इंसान अगर उन्हें खा लेता है तो इसकी वजह से इंसानों में पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग हो जाती है। तो इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप ये शेलफिश को खाते हो तो इसके लिए आपको अच्छी तरह से उसे पका लेना चाहिए ताकि उसका जो पॉइजनस सब्सटेंस होता है वो कम हो सके। तो इसलिए आप ये बात ध्यान में रखें कि जब भी आप शेलफिश को कंज्यूम करते हो तो इसके लिए आपको अच्छे से उसे पका लेना चाहिए ताकि उसका पॉइजनस सब्सटेंस कम हो सकता है। उसी तरह से आप इस वीडियो में भी देख सकते हो कि इस इंसान ने कच्चे शेलफिश खा लिए थे, मतलब उस इंसान ने उसे बिना पकाए हुए शेलफिश कंज्यूम कर लिए थे और इसकी वजह से इस इंसान को पैरालिसिस हो गया था। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस इंसान ने बिना पके हुए वो शेलफिश कंज्यूम कर लिए थे और फिर उसी की वजह से इस इंसान को पैरालिसिस हो गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी आप शेलफिश कंज्यूम करते हो तो उसे आपको अच्छी तरह से पकाकर खाना चाहिए। तो अब आपको ये पॉइंट भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर हमने क्या देखा है कि शेलफिश पर इन डायनोफ्लैजिलेट्स का कोई असर नहीं हो पाता। ये जो पॉइजनस डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इनका कोई असर हो नहीं पाता, लेकिन उन्हीं शेलफिश को अगर उन इंसान कंज्यूम करते हैं तो इससे उन्हें फूड पॉइजनिंग हो सकता है। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं इनके बारे में जो सारे फीचर्स हैं वो अब आपको अच्छे से पता लग चुके होंगे और अगर नहीं भी समझ में आया हो तो कल फिर से कोशिश कर लेना। थैंक यू।